वेलकम फ्रेंड्स। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी होंगी जो हमारे लॉ से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। अगर आपको कोई भी लॉ पढ़ना है तो आपको ये तीन चीजें तो समझ में आ जानी चाहिए। ये बिल्कुल आपकी शुरुआत है या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो क्या है सर, समझिए। देखिए, हमारे इंडिया में जो कानून व्यवस्था है या जो कानून बनाया जाता है उसकी जो फंडामेंटल है, जो उसका नींव है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो जो भारत का संविधान है उसके तीन बेसिक पिलर्स हैं जिन पर भारत का संविधान टिका हुआ है। यानी वो तीन पिलर्स ऐसे हैं जो कि काम करते हैं भारत के संविधान के अनुसार। वो तीन पिलर कौन कौन से हैं? पहला आता है सर जिसे हम बोलते हैं क्या, लेजिस्लेटिव बॉडी। दूसरा आता है सर एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरा आता है सर जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी कहने का मतलब क्या है सर? लेजिस्लेटिव बॉडी कहने का मतलब है जो लॉ बनाते हैं, इन्हें हम लॉ मेकर्स कहते हैं। लॉ मेकर्स, राइट? लॉ मेकर्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट हाउसेज। ठीक है। फिर आता है सेकंड एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? जो इंप्लीमेंट करते हैं, हु इंप्लीमेंट्स द लॉ, हु इंप्लीमेंट्स द लॉ। ये इंप्लीमेंट करते हैं लॉ को। जो लॉ बनाया गया है किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। उस लॉ को ये इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं। ठीक है, ये इंप्लीमेंट कराते हैं लॉ को। सर देन आता है जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी का काम आता है इंटरप्रेट द लॉ। जो लॉ बनाया गया है, इंटरप्रेट द लॉ। अब जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा, उसको इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव बॉडी और उसको इंटरप्रेट करेगा जुडिशियल बॉडी। फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो होती है, या कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे जुडिशियल बॉडीज में आते हैं जो कि इंटरप्रेट करते हैं लॉ। ठीक है, लॉ सही से माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, ये सारा काम जुडिशियल बॉडी का होता है। राइट, चलिए जी। तो कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो सर वो कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले बिल पास किया जाता है सर। बिल पास किया जाता है कहां पर? इनटू द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पता है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। पास होने के बाद उस पर सर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर सिग्नेचर करता है, साइन करता है सर। और उसके बाद उसको ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया में, ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया में छाप दिया जाता है। ठीक है, और तब से वो हमारा लॉ जो है वो इंप्लीमेंट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब सर हमारा कंपनीज एक्ट जो था, हमारा द कंपनीज एक्ट 2013, वो कब पास हुआ था, कब वो लॉ बना था, वो सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं हमारे ऑफिशियल गैजेटे पे, यानी भारत का जो राजपत्र है उसमें। देखिए जी, यहां पर ये हमारा भारत का राजपत्र है जहां पर ऑफिशियली कंपनीज एक्ट को यहां पर बनाया गया था। तो आपको मैं बता दूं, भारत का जो राजपत्र है उसमें यहां पर अगर आप देखें डेट, अगर डेट देखें तो डेट क्या है सर? डेट क्या है सर? डेट है 29 अगस्त 2013। इस दिन सर क्या हुआ था? इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था। इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था और ये 30 अगस्त 2013 से नोटिफाइड हो गया था, नोटिफाइड हो गया था एंड अप्लाइड हो गया था। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कंपनीज एक्ट 2013 पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना असेंट कब दिया था, तो सर 29 अगस्त 2013 को। ठीक है जी, और उस समय अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन था? प्रणब मुखर्जी।
तो प्रणब मुखर्जी ने कंपनीज एक्ट 2013 के जो ऑफिशियल गैजेट है उस पर साइन किया था, उसको ऑफिशियल गैजेट में उनकी परमिशन के बाद ही छापा गया था, उनको रिलीज किया गया था। देन नोटिफाई हुआ और अप्लाई हुआ कब? 30 अगस्त 2013 को। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें ये ना चैप्टर्स में डिवाइडेड है, शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, चैप्टर्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस में डिवाइडेड है। कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। तो सर जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका नाम क्या है? तो सर उसके दो नाम है, एक शॉर्ट टाइटल है और एक लॉन्ग टाइटल है, राइट? शॉर्ट टाइटल और ये वाला जो है ये हमारा लॉन्ग टाइटल है, ये लॉन्ग टाइटल है। तो अगर शॉर्ट टाइटल की बात करें तो द कंपनीज एक्ट 2013 बस सिंपल, और अगर लॉन्ग टाइटल की बात करें तो सर कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट द एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये हमारा क्या है? ये लॉन्ग टाइटल है। तो आपको लॉन्ग टाइटल बार बार बोलने की क्या दरकार है? क्या आप बार बार लॉन्ग टाइटल ही बोलेंगे? नहीं सर, हम तो शॉर्ट टाइटल बोलेंगे बार बार। तो क्या बोलेंगे? द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013, राइट? तो ये हमारा ऑफिशियल गैजेट है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। ये भारत का राजपत्र है और हमारा जो एक्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर छापा गया है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, राइट? अलग अलग सेक्शंस है, डेफिनेशंस हैं, सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि कब छापा गया, कब वो बनाया गया, लॉ बनाया कैसे गया, ये सारी चीजें। चलिए हम अब इस ये जो है ना ये जो है हमारा ये बेयर एक्ट है, ये हमारा बेयर एक्ट है। और बेयर एक्ट जो पढ़ना है थोड़ा टफ काम होता है क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ होता, उसको बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया होता, सीधा सीधा आपको लॉ और आपको सेक्शंस जो है वो बता दिए जाते हैं। तो हमें द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो हम आ जाते हैं अपने बुक पर, कंपनीज एक्ट 2013, राइट? चलिए जी, कंपनीज एक्ट 2013 समझने से पहले हमें कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, कंपनी क्या होती है। उसके बाद में एक्ट हमने समझ ही लिया कि एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, कानून, ठीक है? और ये कब बना था ये भी हमने समझ लिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस पर कब साइन हुए थे और ये एप्लीकेबल कब से हुआ था। चलिए सर कंपनी के बारे में समझते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं। जो वर्ड हमारा कंपनी है, कंपनी वर्ड लैटिन भाषा से निकला है। कहां से निकला है सर? लैटिन लैंग्वेज से। ये एक लैटिन लैंग्वेज या लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है सर? ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, कॉम और पेनीज। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, अब पेनीज का मतलब होता है ब्रेड, या जिसे हम रोटी बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हम लिटरली बात करें या लैटिन लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी वर्ड का मतलब है जब दो लोग या एक साथ मिलकर के, कुछ लोग एक साथ मिलकर के रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं। सर रोटी खाने के लिए कमाना भी पड़ेगा, तो रोटी कमाना अगर इसको बोले तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है? यानी वो काम करते हैं और खाना खाते हैं। समझ में आई बात? कंपनी वर्ड का लैटिन में ये मतलब है, ठीक है? तो दो वर्ड से मिलकर के बना है, कॉम और पेनीज। पेनीज का मतलब ब्रेड और कॉम का मतलब टुगेदर, राइट? चलिए सर यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए सर, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है हमारा, वो 470 सेक्शंस में बटा हुआ है, 7 शेड्यूल्स में बटा हुआ है और 29 चैप्टर्स में बटा हुआ है, राइट? ठीक है? द कंपनीज एक्ट 2013 470 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं सर? 470 और 7 शेड्यूल्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो ये 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 7 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है और 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में। चलिए सर यहां तक तो समझ में आता है। अब कंपनी वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको बता चुका हूं, दो वर्ड से मिलकर के बना है और इसका मतलब होता है कि जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एक ग्रुप पर्संस का, इंडिविजुअल्स का अपनी रोटी एक साथ लेते हैं, अपना खाना एक साथ लेते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? कंपनी, राइट? चलिए सर अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी कोई एक्ट हुआ करता था जो कंपनी को डील करता था या जो कंपनी से रिलेटेड था? सर होना तो चाहिए,
क्योंकि अगर हम बात करें आईटीसी की तो 100 साल पुरानी कंपनी है, तो क्या वो 2013 में बनी है? क्या उस पे 2013 के बाद एप्लीकेबल हुआ है कंपनीज एक्ट? नहीं सर, कंपनी तो वो बन गई थी 100 साल पहले ही। तो वहां पर क्या है सर, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो वो 2013 से पहले की है। तो क्या टाटा की बात करें वो भी 2013 से पहले की है। तो क्या इन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता होगा? सर कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल होता होगा। तो वो कौन सा कंपनीज एक्ट था? तो 2013 कंपनीज एक्ट से पहले भी हमारे पास कंपनीज एक्ट थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से कंपनीज एक्ट थे? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। एक तो आपको पता होगा कंपनीज एक्ट 1956, ये तो आपको सबको पता होगा कि 2013 कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। ठीक है, एक 1930 हुआ करता था 1913, एक हमारे पास हुआ करता था सर द कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1913 ये भी हमारे पास हुआ करता। ठीक है, तो अभी हम क्या पुराने लॉ की बात करें? नहीं सर, हम तो नए वाले लॉ की बात करें। हम बात कर रहे हैं सर कंपनीज एक्ट 2013 की। ओके ओके सर, कंपनी का वर्ड का मतलब क्या होता है वो हमने लैटिन वर्ड के हिसाब से समझा, लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से समझा, लेकिन कंपनीज एक्ट में भी तो डेफिनेशन दी होगी ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन कंपनी की क्या दी गई है वो समझते हैं सर। तो कंपनीज एक्ट 2013 उसका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। डेफिनेशंस में हमेशा क्लॉजेज आते हैं, सब सेक्शन नहीं होते। ब्रैकेट में जो होता है डेफिनेशन में वो क्लॉज होता है। वो किसी भी लॉ की आप बात करें डेफिनेशन में जो होता है वो क्लॉज होता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 किसका? द कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बताता है हमें कंपनी की डेफिनेशन के बारे में। चलिए सर कंपनी की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं, कंपनी की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। क्या कहता है? कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ, दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी जो डेफिनेशंस होंगी, हमारी जो डेफिनेशंस होंगी, आप किसी भी लॉ की बात करें, जो हमारी डेफिनेशंस होती हैं वो या तो मीन्स से चालू होंगी या इंक्लूड्स से चालू होगी, या तो मीन्स से चालू होगी या फिर इंक्लूड से। मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव एंड रिस्ट्रिक्टेड, यानी आप उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। मीन्स मतलब मीन्स, ये मतलब ये, बात खत्म। आप उसमें ना कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं, पत्थर की लकीर है। इंक्लूड्स जब होगा तो उसमें क्या होता है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इंक्लूड्स मतलब क्या है, वो शामिल की जाएंगी चीजें, तो उसके अलावा भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर कंपनी जो है, कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट होती है मींस से, कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट होती है मींस से। तो कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट कहने का मतलब कौन से एक्ट की बात करें? द कंपनीज एक्ट 2013। तो कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी, यानी कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो कि इस एक्ट में 2013 एक्ट में बनाई गई है। तो सर क्या कोई कंपनी अगर 2013 एक्ट से पहले बनी है तो क्या वो कंपनी नहीं है? हां सर है, वही तो कहा इसने, अंडर प्रीवियस लॉ। क्या कहा? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, या फिर पिछले कंपनी लॉ में बनी है। पिछला कंपनी लॉ कैसे? या तो हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 था, कंपनीज एक्ट 1913 था, कंपनीज एक्ट 1866 था, बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे हमारे पास पुराने, तो उनमें भी तो कंपनीज बनी थी ना, तो वो भी कंपनी की डेफिनेशंस में ही आएंगी। राइट, यहां तक क्लियर हो गया? जी सर क्लियर। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनी क्या है? कंपनी वो कंपनी है जो कि इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड हुई है, और कंपनी वो कंपनी भी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है अंडर द प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कहने का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले के जो कंपनी लॉ थे, चाहे कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें, कंपनीज एक्ट 1913 की बात करें, या कंपनीज एक्ट 1866 की बात करें, तो वो सारे भी हमारे कंपनीज एक्ट ही थे। उनमें भी इनकॉर्पोरेशन जो हुआ था कंपनी का, वो भी कंपनी ही कहलाई जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए सर, कंपनी की कुछ विशेषताएं होती हैं, ये विशेषता होनी जरूरी है।
कंपनी की ये विशेषता होनी जरूरी है। ठीक है, क्या क्या होना जरूरी है सर? इन्हें हम बोलते हैं सर सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनी। ये फीचर्स होने जरूरी है कंपनी में। क्या क्या? पहला, फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ये तो सर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं और कंपनी अलग है। यानी कि कंपनी में मेंबर्स और कंपनी दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, उसके पास कुछ अपने अधिकार होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी सर? लिमिटेड होगी। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी सर? लिमिटेड होगी। उनके अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उनके जो अनपेड शेयर का अमाउंट है वहीं तक लिमिटेड होगी उनकी लायबिलिटी। और अगर गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज में, आगे पढ़ेंगे कि कितने तरीके की कंपनीज होती है, वहां पर मैं बताऊंगा कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो सारी चीजें पढ़ेंगे। पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कंपनी में जरूरी है कि कंपनी वही कंपनी मानी जाएगी कंपनी की जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ओके, देन परपेचुअल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में नॉट कम, मेंबर आए जाए ना आए, इस बात से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। कंपनी तो जैसे चलेगी वैसे ही चलेगी। ठीक है। जैसे कि रिलायंस कंपनी की बात करें तो सर उसकी नींव जो, उसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी धीरू भाई अंबानी ने रखी थी। अब धीरू भाई अंबानी तो बेचारे चले गए, तो लेकिन फिर भी रिलायंस कंपनी तो चल रही है ना। हाँ जी बिल्कुल सर चल रही है। सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पर सर प्रॉपर्टी ले सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। ठीक है जी। कॉमन सील, उनके पास राइट होता है, कंपनी के पास राइट होता है कि वो कॉमन सील का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंप का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उनके पास ऑप्शन है सर, अथॉरिटी है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स को वो ट्रांसफर कर सकते हैं मेंबर्स में, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है, आगे पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। शेयर ट्रांसफरेबल होता है लेकिन फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। इनका क्या मतलब होता है समझेंगे आगे। और कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए सर, तो अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से, सुनिए सर ध्यान से। सर एक होती है बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, और एक होता है सर कंपनी। एक वर्ड है हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट और एक वर्ड है हमारे पास कंपनी। सुनिएगा सर, बॉडी कॉर्पोरेट में कुछ चीजें होनी जरूरी हैं। क्या क्या? पहली चीज तो ये है सर, रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर एनी लॉ, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरी बात, इनके पास अधिकार होना चाहिए कॉमन सील का इस्तेमाल करें। ठीक है। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। उसके बाद सर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर पढ़ रहे हैं सर अभी हम, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए। सक्सेशन कहने का मतलब, परपेचुअल सक्सेशन कहने का मतलब क्या है? मेंबर्स आएंगे जाएंगे मरेंगे गिरेंगे लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये सारी चीजें अगर हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलेंगे सर? बॉडी कॉर्पोरेट। ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो लेकिन वो कंपनी ना हो? हाँ हो सकता है सर। जैसे हमारा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सारे जो हैं ये क्या है सर? ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है, ये सर बॉडी कॉर्पोरेट तो है। LLP बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? सर ICAI बॉडी कॉर्पोरेट है, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अंडर सम लॉ, अंडर एनी लॉ, है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ
चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1949 में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कॉस्ट अकाउंटेंट की तो 1959 में रजिस्टर्ड है। तो इसी तरीके से ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, एलएलपी 2008 एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन ये कंपनी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर जो कंपनी है, जो कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20, तो उसमें ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे सर, मिलेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड होती है, हाँ सर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कंपनी के पास कॉमन सील यूज करने की अथॉरिटी होती है, हाँ सर होती है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यस सर होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, हाँ सर होता है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है? हाँ सर सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बात समझे या नहीं समझे? सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे आईसीएआई या एलएलपी, ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन ये कंपनी नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर समझ में आ गई। और बताऊं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर रजिस्टर्ड होता है, यस सर आरबीआई रजिस्टर्ड होता है उसके एक्ट में, पर्टिकुलर एक्ट में। उसके पास कॉमन सील होती है, अपनी राइट होता है उसका यूज करने का, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सारी चीजें सारे फीचर्स है ना, बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। बात समझ में आई नहीं आई? तो सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट तो होती हैं लेकिन सारे बॉडी कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है कि वो कंपनी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया यहां तक आपको पॉइंट? जी सर क्लियर हो गया। जी सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इतना सब कुछ समझने के बाद हमें एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, हमें कंपनी का मतलब समझ में आ गया, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट जो है पास किया गया, कब किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब साइन की। हमारे पास अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्टिकल 370 अमेंड कर दिया गया है अब, तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 अब होल ऑफ इंडिया में लागू होता है या पहले से ही लागू होता था? तो अगर आप सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो वहां पर सर बिफोर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 370 कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल था होल ऑफ इंडिया में। यानी अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 के एप्लीकेबिलिटी की, तो सर ये एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ इंडिया, टू होल ऑफ इंडिया। यानी बिफोर 370, यानी आर्टिकल नंबर 370 को अमेंड होने से पहले भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल था टू द होल ऑफ इंडिया, राइट। इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। वो उससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा सर 370 से, ठीक है। वो पहले भी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए, कोई स्पेशल उसको छूट नहीं दी गई। ऐसे ही कंपनीज एक्ट 2013 भी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, उसमें भी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर कोई स्पेशल रिलैक्सेशन उसको नहीं दिया गया, राइट। तो अगर अब आपसे मैं पूछूं तो ये आपका सेक्शन 1 जो है वो पूरा हो गया है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है, प्रिलिमिनरी उसका नाम है। और चैप्टर नंबर 1 में हम सेक्शन नंबर 1 पढ़ें तो सेक्शन नंबर 1 में हमें क्या क्या बताया गया है सर? हमें बताया गया शॉर्ट टाइटल के बारे में। शॉर्ट टाइटल क्या है सर? द कंपनीज एक्ट 2013। लॉन्ग टाइटल मैंने आपको ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पढ़ाई दिया था। और उसके बाद उसमें बताया गया सर एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद में बताया गया सर एक्सटेंड कब हुआ, कहां तक हुआ, तो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। और सर इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो सिग्नेचर हुए थे वो 29 अगस्त 2013 को हुए थे। और ये नोटिफाइड एंड एप्लीकेबल हुआ था सर इंडिया में कब? 30 अगस्त 2013, यानी नेक्स्ट डे ऑफ ऑफिशियल गजट, राइट। यहां तक आपका सेक्शन नंबर 1 जो है वो कवर हो चुका है। क्लियर हुआ?
सेक्शन नंबर 2 जो है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस हैं। सारी डेफिनेशन जो हमें सेक्शन 2 में मिलती है, ठीक है, उसके अलावा भी हैं, लेकिन सेक्शन 2 में ज्यादातर डेफिनेशंस जो है कवर की गई है। तो सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन क्लोजेज है, और डेफिनेशंस में हमेशा क्लॉज आएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर बढ़ते हैं अब आगे की ओर। सर अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, यानी कंपनी कितने तरीके की होती है, कंपनी कितने तरीके की होती है कंपनी लॉ के हिसाब से। तो सर अगर देखिए बहुत तरीके की कंपनी होती है, तो इसको ना बेसिस पर डिफाइन किया गया, या बेसिस पर इसकी कैटेगरी बनाई गई है कंपनीज की, ठीक है। अलग अलग बेसिस लिए गए और उसके बेसिस पे कैटेगरीज जो है वो अलग अलग बनाई गई है कंपनी की, ठीक है। तो अगर पहला पढ़े तो सर पहला है हमारा क्या, पहला है सर हमारे पास, पहला है हमारे पास क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो वहां पर सर हमारे पास 3 तरीके की जो है कंपनी है। 3 तरीके की कंपनी कौन सी है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी? सर पहली है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। दोबारा से, अगर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखें तो हमारे पास 3 तरीके की कंपनी आती है सर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी समझ में आ गया, ठीक है सर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी है हमारे इंडिया में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो बताया गया है सर हमें सेक्शन नंबर 2, और ये बेटा क्या है ब्रैकेट में, क्लॉज नंबर 22। क्या है ये सर? क्लॉज नंबर 22। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 22 हमें बताता है किसके बारे में? हमें बताता है सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट if any unpaid on the shares respectively held by them. Let's suppose आपने एक कंपनी में 1000 शेयर्स जो है वो ले रखे हैं, आप शेयर होल्डर हैं, आपने एक कंपनी में 1000 शेयर्स ले रखे हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए, राइट, 10 रुपए। आपने इस पर 6 रुपए पे कर दिया, पेड आपने कितना कर दिया? 6 रुपए। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा सर? 4 रुपए। और आपका अगर टोटल अमाउंट मैं पूछूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4000 रुपए आपका बैलेंस अमाउंट बचा। अनपेड अमाउंट कितना बना आपका? 4000 रुपए। समझ में आ गया? 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो कंपनी को अगर 4000 करोड़ का भी लॉस हो जाएगा ना वाइंडिंग अप के टाइम या किसी भी टाइम, तो कंपनी आपसे सिर्फ डिमांड कर सकती है 4000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अनपेड शेयर्स हेल्ड बाय देम। जो भी उन्होंने शेयर ले रखा है उस शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है वहीं तक उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्लियर हो गया सर। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 22। सर सेक्शन नंबर क्लॉज नंबर याद करने जरूरी है क्या? अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन रेफरेंस देना कोई जरूरी नहीं है। दे सकते हो तो प्रेजेंटेशन में दम आएगा आपको लोग सीरियसली लेंगे। अगर किसी को बोलोगे भी तो लोग जो है आपको समझेंगे, इंप्रेस हो जाएंगे आपसे, समझ रहे हैं। दूसरी हमने पढ़ी सर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, दूसरी कंपनी कौन सी है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 21, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 21 बताता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है, मैं आपको बता दूं, मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है टू द गारंटेड अमाउंट। जो उन्होंने गारंटी दे रखी है उस अमाउंट से ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें शेयर खरीदते वक्त या कंपनी में शेयर लेते वक्त उसने बता दिया था कि भाई 10,000 रुपए गारंटीड अमाउंट है, इससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। कंपनी ने बता दिया कि 10,000 रुपए से ज्यादा लायबिलिटी आपकी नहीं होगी। अब चाहे कंपनी को 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, कंपनी की लायबिलिटी 1 लाख क्यों ना हो जाए, मिस्टर ए से सिर्फ लिया जा सकता है 10,000 रुपए, इससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो कंपनी जब वाइंडिंग अप होगी तो गारंटीड अमाउंट तक ही मंगाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मंगाया जाएगा। इस तरीके की कंपनी को बोलते हैं सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। राइट, क्लियर हो गया? यस सर।
तीसरी थी सर अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी नाम से ही पता चल रहा है सर, अनलिमिटेड कंपनी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 92, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 92 ये हमें बताता है अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो सर अनलिमिटेड है। बात खत्म, क्लियर हो गया। ये हमारा था कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तीन तरीके की कंपनियां हमारे पास, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, चलिए सर आगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर अगर समझे तो हमारे पास कितने तरीके की कंपनीज है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर समझे तो हमारे पास दो तरीके की कंपनी आती है सर। पहली आती है हमारे पास पब्लिक कंपनी और दूसरी आती है सर प्राइवेट कंपनी। पहली आती है पब्लिक कंपनी, दूसरी आती है सर प्राइवेट कंपनी। ठीक है जी, चलिए सर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन समझते हैं। पब्लिक कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71 उसमें हमें पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बताइए। बहुत सिंपल डेफिनेशन बताइए सर। उसमें कहा गया पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। यार वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71 ने बताई कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है क्या हो जाएगी सर, पब्लिक कंपनी। बात क्लियर हुई ना जी सर, क्लियर हुई। अब हमें यह समझना है सर प्राइवेट कंपनी क्या है। अगर हमें प्राइवेट कंपनी समझ में आ गई तो पब्लिक कंपनी में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी ना, उसका अपोजिट कर देंगे। भाई जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी नहीं है, तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। क्लियर ना। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 हमें बताता है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के बारे में। प्राइवेट कंपनी के बारे में कहा जाता है कि भाई उनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो एक मिनिमम अमाउंट तक है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जब भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बोला जाएगा तो वहां पर रूल्स की बात होती है सर। जहां भी ये वर्ड आएगा ना, जहां भी ये वर्ड आएगा प्रिस्क्राइब्ड, तो यहां पर इसका लिटरली मीनिंग क्या होगा, रूल्स। जहां भी वर्ड आएगा प्रिस्क्राइब्ड तो वहां पर मतलब क्या होगा, रूल्स। तो रूल्स के अकॉर्डिंग, कंपनीज रूल्स के अकॉर्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल एक मिनिमम अमाउंट तक है जो रूल्स में बताया गया है, तो वो क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी। पहले क्या हुआ करता था कि हम 1 लाख 5 लाख इस तरीके की लिमिट पढ़ते थे, वो 1 लाख 5 लाख लिमिट वाली खत्म हो गया। अब कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कोई दरकार नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है सर, उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या सेबी में कभी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, सर नहीं हो सकती। क्या स्टॉक मार्केट में प्राइवेट कंपनी का शेयर बेचा खरीदा जा सकता है, नहीं खरीदा बेचा जा सकता। ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, राइट। ठीक है सर। उसके बाद एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। सर प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। सर प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, कम से कम सर 2, कम से कम 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है जी। हाँ सर, ये मैं आपको बता चुका हूं, पब्लिक से सिक्योरिटीज नहीं ले सकते। सिक्योरिटीज वर्ड है तो सिक्योरिटी वर्ड में यहां पर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो पब्लिक से ये पर पब्लिक में इनवाइट नहीं कर सकते, पब्लिक से इन्विटेशन, ये पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते कि भाई आप हमारे शेयर खरीदिए, आप हमारे डिबेंचर खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है कि उनकी पेड अप शेयर कैपिटल एक मिनिमम अमाउंट तक होनी चाहिए एज पर द प्राइवेट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, और उसके शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, फ्रीली ट्रांसफर नहीं, यानी वो खरीदा बेचा नहीं जा सकता, और मेंबर्स जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो, और वो सिक्योरिटीज जो है वो पब्लिक में इनवाइट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। तो ये प्राइवेट कंपनी है। तो ये वाली जो कंडीशंस हमने पढ़ी है, अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं, ये फुलफिल हो रही है, बहुत बढ़िया, प्राइवेट कंपनी नहीं हो रही है तो पब्लिक कंपनी। समझ में आ गया, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। उसके बाद सर, उसके बाद हमारे पास आता है सर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमारे पास दो तरीके की कंपनी है सर, एक आती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन हमें बताई गई है सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 46। होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 46, उसमें हमें क्या बताया गया है सर, बताया गया है वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट
ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कोई एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी की जो कंपनी होल्ड कर रही होगी उसे होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। सर सब्सिडरी कंपनी क्या है ये बताइए। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दी गई सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 में। सब्सिडरी कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसका कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ज्यादा होल्डिंग कंपनी के पास है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक कंपनी है XYZ, ये एक कंपनी है, इसमें जो टोटल डायरेक्टर्स हैं वो 5 है। इसमें टोटल डायरेक्टर 5 है और 5 में से 3 डायरेक्टर ABC कंपनी के हैं। तो अब इस पर क्या है, कंट्रोल है या नहीं है? हाँ जी कंट्रोल है। तो ABC कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और ये सर इसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, किसकी? ABC कंपनी की। ठीक है, और वोटिंग पावर जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए, 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। 1/2 से मतलब आधे से ज्यादा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं वोटिंग राइट जो है वो 51% या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस कंपनी के पास वोटिंग पावर 51% से ज्यादा है दूसरी कंपनी में, वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और दूसरी वाली उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। उसके बाद आता है सर ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी कितने तरीके की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स पढ़े तो हमारे पास 2 तरीके की कंपनी होती है, एक लिस्टेड कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी। बहुत सिंपल है सर, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स 2 तरीके की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 में लिस्टेड कंपनी का मतलब है जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है अपनी सिक्योरिटीज को लेकर के। हमारे यहां पर एक ही है जिसे हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अगर कोई कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है, अपनी सिक्योरिटीज का रजिस्ट्रेशन करा लेती है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कोई भी कंपनी करा सकती है? हाँ सर कोई भी कंपनी करा सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके। प्राइवेट कंपनी कभी भी सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो कंपनी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है या लिस्टेड है तो उसे हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड कंपनी। राइट, चलिए सर फिर आता है सर हमारे पास अगला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, अगर ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल समझे तो हमारे पास 2 तरीके की कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 हमें बताता है गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। ठीक है जी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक कंपनी है, नाम रख लेते हैं सर, एक कंपनी का हम रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं यहां पर हम ABC। एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ओके, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का 52% वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट है कितना? 52%। तो ये वाली जो कंपनी है ना ABC लिमिटेड कंपनी, ये जो ABC लिमिटेड कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। बात समझे या नहीं समझे? यानी 51% से ज्यादा वोटिंग राइट अगर गवर्नमेंट का है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे दोनों को मिलाकर के हो, तो वो कंपनी सर हमारी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। ओके, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? कि सीधा सीधा सा मतलब है अ कंपनी इन विच ईदर ऑफ द गवर्नमेंट हैज नो पेड अप शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज द नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उस कंपनी पर तो उसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया?